चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो आपको वीडियो दिए जा रहे थे अभी तक, जो यूरोप महाद्वीप की नदियां थीं उनमें लगभग सभी वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। 2-3 नदियां हैं जो बचती हैं, वो नेक्स्ट टाइम पर आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। ठीक है, डैन्यूब हुआ, नदी हुआ, वोल्गा हुआ, यूराल हुआ, ये 2-3 नदियां प्रमुख बचती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नदियों के बारे में दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो कैस्पियन सागर है, ठीक है, जिसको एक कश्यप सागर के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। सागर नाम है लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये इसका जो डायग्राम है, बाहर चूंकि बाहर का क्षेत्र दिख रहा है वो स्थलखंड है, अंदर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है वो जलीय भाग है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर वाला क्षेत्र है, आउटर वाला क्षेत्र है वो स्थलीय भाग है। तो कैस्पियन सागर के बारे में आपको आज वीडियो देने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं कैस्पियन सागर के चारों ओर की जो लोकेशन है या जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो जो कैस्पियन सागर है वो एशिया और यूरोप के मध्य अवस्थित क्षेत्र है, यानी जलीय भाग है। तो ये यूरोप और एशिया के बीच में अवस्थित बड़ा सा जलीय भाग है। चारों की लोकेशन पहले आपको देने जा रहे हैं। चूंकि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर का विस्तार 5 देशों में है। 5 देशों में चूंकि जो नाम है उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, एक किरात करके एक नाम दे दिया जाता है। एक किरात एक फॉर्मूला बन गया है, ये किरात है। मतलब ये कैस्पियन सागर है वो 5 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, यानी कि जो किरात है, किरात से कजाकिस्तान हो जाएगा, यानी कि कजाकिस्तान में इसका विस्तार है, ईरान में इसका विस्तार है, रसिया यानी कि रूस में इसका विस्तार है, अजरबैजान नाम का एक देश है, अजरबैजान में इसका विस्तार है, और तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार 5 देशों में है, जिसे शॉर्ट में एक नाम दिया जाता है, किरात करके एक फॉर्मूला बन गया है। ये जो किरात नाम के 5 देश हैं, इन 5 देशों का बॉर्डर इस कैस्पियन सागर से संलग्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा आउटर लोकेशन में दिखा देते हैं। यहाँ से जो इतना क्षेत्र लगेगा ऐसे करके, ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है रसिया का है, यानी कि रूस का क्षेत्र लगेगा। यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र लगेगा वो चूंकि कजाकिस्तान नाम के देश का एक कजाकिस्तान से लगेगा बॉर्डर। आगे आकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये तुर्कमेनिस्तान का लग जाएगा, ये तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो क्षेत्र लग जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये अजरबैजान का क्षेत्र है, अजरबैजान नाम का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये ईरान का क्षेत्र है, यानी कि ये ईरान देश से संलग्न है। तो चारों के बॉर्डर पर चूंकि जो कैस्पियन सागर है वो 5 देशों से घिरा हुआ है। स्थलीय भाग में बॉर्डर आपको डॉट करके लाल कलर से आपको दिखा दिए गए हैं, ये 5 देश हैं। अब चूंकि आउटर बॉर्डर देख लेते हैं क्या क्या है भौगोलिक स्थिति में। तो चलिए यहाँ से आइएगा, तो ये जो रूस वाला क्षेत्र है, कौन कौन सी नदियां हैं जो इसमें गिरती हैं। तो रूस वाले क्षेत्र से जो विश्व प्रसिद्ध जो नदी है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी है, लंबी नदी भी है, ऐसे करके एक चूंकि ये लंबी नदी है, लंबी नदी का नाम है वोल्गा नाम की एक नदी है। ये नदी चूंकि रूसी उच्च वेदी से निकलती है, ये वोल्गा नाम की रिवर है। और कैस्पियन सागर का जो उत्तरी कैस्पियन सागर वाला भाग है, यहाँ जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। तो ये मुख्य जो नदी है वो रूस की है। और रूस वाले क्षेत्र से इस क्षेत्र से आएंगे तो एक कुमा नाम की एक नदी है, एक कुमा नाम की नदी है। इसी क्षेत्र में आएंगे तो एक टेरक नाम की एक नदी है, टेरक नाम की एक नदी है। तो ये जो 3 नदियां हैं ये रूस वाले क्षेत्र से बह करके कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अब आइएगा जो कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में इस क्षेत्र में आकर के एक छोटी सी नदी आकर के इसमें गिर जाती है। एक एम्बे नाम की एक नदी है, एम्बे नाम की नदी है, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र से बहती है और कैस्पियन सागर में आकर के गिर जाती है। और इस क्षेत्र में आइएगा अजरबैजान वाला जो क्षेत्र है, अजरबैजान वाले क्षेत्र में इस क्षेत्र से एक नदी ऐसे जाकर के बह जाती है। और चूँकि ये प्रमुख नदी है और एक जो प्रमुख नदी है, और ये जो नदी है एक ये विश्व प्रसिद्ध नदी है। चूँकि यहाँ पर जो क्षेत्र है ये एवर्सन नाम का
एवर्सन नाम का एक प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुला है, ये एवर्सन नाम का एक पेनिनसुला है, चूँकि जो अजरबैजान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र, ये वाला जो अजरबैजान वाला क्षेत्र है, ये एवर्सन नाम का एक पेनिनसुला है, और एवर्सन पेनिनसुला के पास में ही यहाँ पर एवर्सन नाम का एक बैंक ही है। ठीक है, ये बैंक भी है, यानी कि तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो ये एवर्सन नाम का एक छोटा सा बैंक है, प्रायद्वीप है। आगे जाएंगे तो ये ईरान वाला क्षेत्र है। अब थोड़ा सा, चूँकि जो अजरबैजान वाला क्षेत्र है, अजरबैजान और रूस, इस वाले क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर काकेशस करके है, काकेशस, ग्रेटर काकेशस करके माउंटेन फैला हुआ है। इसके बाद ईरान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इसके दक्षिणी भाग में ये अलबुर्ज नाम का माउंटेन फैला हुआ है, अलबुर्ज, ये अलबुर्ज नाम का एक माउंटेन है। ठीक है, ईरान में है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आएंगे तो एक, चूँकि एक छोटी सी पहाड़ी फैली हुई है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मोर्स्कोय नाम का एक ये द्वीप है, आइलैंड है। मोर्स्कोय नाम का एक द्वीप है। चूँकि ये द्वीप इसलिए है कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो दलदलीय भाग है और एक द्वीप के रूप में अवस्थित है, ये दलदलीय क्षेत्र है। इस कारण से ये मोर्स्कोय नाम का एक ये द्वीप बन जाता है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में जो तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक, चूँकि मरुस्थल फैला हुआ है, काराकुम नाम का एक मरुस्थल है, काराकुम नाम का एक मरुस्थल है। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है, इसमें इसका विस्तार है। अब आइएगा तो ईरान वाले, चूँकि जो तुर्कमेनिस्तान है, जो ईरान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आकर के एक नदी इसमें जाकर के गिरती है। ठीक है, ये अट्रक नाम की एक नदी है, अट्रक नाम की एक नदी है। तो ये चूँकि कैस्पियन सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम हो गए हैं, तो इतनी नदियां जाकर के इन क्षेत्रों से बह कर के और इसमें जाकर के अपना मुहाना बनाती हैं। अब चूँकि अंदर वाले भाग में जाएंगे, ये तो आउटर लाइन वाला क्षेत्र हो गया है। ठीक है, एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला और देख लीजिएगा। यहाँ पर एक काराबोर नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है, काराबोर नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, चूँकि एक हिल के रूप में है, जो कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, दोनों के बीच में अवस्थित ये पर्वत एक छोटी सी हिल है, काराबोर नाम की एक हिल है। तो कैस्पियन सागर का आउटर जो क्षेत्र आपको दिखा दिया है कि इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कितने देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अब आइएगा कैस्पियन सागर के अंदर आएंगे तो अंदर चलेंगे तो जलीय भाग देखिएगा। तो ये जलीय भाग में ये वाला जो खाड़ी दिख रही है, ये वाली खाड़ी जो है, ये वाली जो खाड़ी है, गारा बोगाज कोई नाम की एक खाड़ी है, यानी कि गुल्फ है या वे है। ये काराबोगाज कोई नाम की एक खाड़ी है जो कैस्पियन सागर का ही भाग है। अब चूँकि कैस्पियन सागर में लगभग 25 से भी ज़्यादा द्वीपों का विस्तार है। इनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं, तो लोकेशन में देखिएगा, जो प्रमुख द्वीप हैं यहाँ पर आएंगे तो एक छोटा सा एक द्वीप मिलेगा, ये चेचन नाम का एक द्वीप है, ये चेचन नाम का एक द्वीप है, आइलैंड है। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक द्वीप और यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि द्वीप है, ये कुलाली करके एक छोटा सा द्वीप है। तो द्वीपों की संख्या तो लगभग 25 से भी ज़्यादा है। उनमें से प्रमुख जो द्वीप आपको डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं, एक चेचन नाम का द्वीप है और एक कुलाली नाम का एक द्वीप है। इनका विस्तार कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के अंदर है। अब यहाँ से आइएगा, जो एवर्सन नाम का जो प्रायद्वीप है, जो अजरबैजान देश के अंतर्गत है, तो इसकी थोड़ी सी लोकेशन देखिएगा। अब चूँकि जो आउटर बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर के तट पर जो अवस्थित जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं उनकी लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। तो आइएगा, जो वोल्गा नाम की नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में एक रूस का
शहर है अस्ट्राखान नाम का एक शहर है, यहाँ पर मिलेगा। इस शहर का नाम है अस्ट्राखान नाम का एक शहर है, अस्ट्राखान नाम का एक ये शहर मिलेगा। इसी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर कैस्नोवोडस्क नाम का एक शहर है, कैस्नोवोडस्क, ठीक है, ये कैस्नोवोडस्क नाम का एक शहर है। ये जो शहर है ये रूस का विश्व प्रसिद्ध शहर है। चूँकि रूस ने अपना नौसैनिक अड्डा यानी कि नौसैनिक बेड़ा इस कैस्पियन सागर के तट पर बना रखा है, तो ये जो कैस्नोवोडस्क नाम का जो शहर है ये रूस का नौसैनिक अड्डा है, यानी कि नौसैनिक का अड्डा है ये, यानी कि नौसैनिक पोर्ट है यहाँ का। तो ये जो दो विश्व प्रसिद्ध शहर दिखाए गए हैं रूस के शहर हैं। तटीय क्षेत्र से आइएगा तो यहाँ पर जो एवर्सन नाम का जो पेनिनसुला है जिसके तट पर, चूँकि विश्व का विश्व प्रसिद्ध शहर है, यहाँ पर जो अजरबैजान की जो राजधानी शहर है यहाँ पर तट पर मिलेगा। ये बाकू नाम का एक शहर है, राजधानी शहर है। अजरबैजान का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है, खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाकू नाम का जो शहर है वो अजरबैजान का है। अब आइएगा जहाँ पर ईरान वाला क्षेत्र है, तो जहाँ पर अलबुर्ज नाम का जो माउंटेन है इसी के जस्ट नीचे जो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, ठीक है। यहाँ पर एक तेहरान नाम की जो ईरान की राजधानी है वो अलबुर्ज माउंटेन यानी कि तट पर तो नहीं है, थोड़े से आंतरिक भाग में, स्थलीय भाग में है। अब आइएगा तो जो तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच में कुछ दूरी तक जो एट्रक नाम की नदी है ये कुछ दूरी तक सीमा बनाती है, और इस नदी के तट पर जो तुर्कमेनिस्तान का शहर है यहाँ पर असगावाद नाम का एक शहर है, तो अट्रक नाम की नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ आइएगा तो चूँकि जो कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक अक्ताऊ नाम का एक शहर मिलेगा, अक्ताऊ नाम का एक शहर मिलेगा, विश्व प्रसिद्ध शहर है। अभी आगे आ रहा है, एक अक्ताऊ शिखर सम्मेलन हुआ था 5 देशों के बीच में, और कैस्पियन सागर के जलीय क्षेत्र को लेकर के बंटवारा हुआ था। तो जो अक्ताऊ नाम का शहर है कजाकिस्तान का शहर है, और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। तो ये जो आउटर लोकेशन आपको दिखाई गई है, प्रमुख जो शहर हैं, ठीक है, और जो प्रमुख नदियाँ हैं जो आकर के कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती हैं, विश्व प्रसिद्ध नदियाँ हैं। यहाँ से आइएगा तो एक नदी और छूटती है, क्योंकि जो रूस से होकर के आकर के बहती है और यहाँ जाकर के गिर जाती है। नदी प्रमुख है, एक यूराल नाम की नदी है, यूराल नाम की नदी है जो लास्ट में कजाकिस्तान वाले क्षेत्र से होकर के बहती हुई और इस कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये जो आउटर लोकेशन आपको दिखाई गई है, पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थल है, ठीक है, कुछ विश्व प्रसिद्ध शहर तटीय क्षेत्र में हैं, 2 विश्व प्रसिद्ध द्वीप मिले हैं। तो जो ये आउटर लोकेशन है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब आइएगा तो कुछ जो विशेष फैक्ट हैं इसके बारे में जान लेते हैं, किस कारण से इसका महत्व है। चूँकि यूरोप और एशिया के मध्य अवस्थित होने के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण इसका जो रणनीतिक महत्व है इसका बहुत ज़्यादा है, रणनीतिक महत्व अधिक है, चूँकि एशिया और यूरोप के बीच अवस्थित है, भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है। आगे आएंगे तो चूँकि कुछ फैक्ट हैं कि यानी कि ये विश्व के यानी कि जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तरी वाले भाग में वोल्गा, यूराल जैसी नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में खारापन यानी कि यहाँ पर ये फ्रेश वाटर वाला क्षेत्र है, ये फ्रेश वाटर वाला क्षेत्र है। जबकि जो दक्षिणी वाला भाग है यहाँ की लवणता उत्तरी भाग की अपेक्षा ज़्यादा है। ये चूँकि खारी झील मानी ही जाती है तो इसकी जो लवणता है इस भाग में लवणता उत्तरी भाग की अपेक्षा ज़्यादा है। खारी झील है ही, अंतःस्थलीय झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो नीचे से एवरेज जो देखेंगे तो जो इसकी लंबाई है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो 1200 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है, और जो चौड़ाई है वो एवरेज करके 480 किलोमीटर है। जो गहराई है, जो औसत दिखाई जा रही है गहराई, वो 3000 फीट के लगभग इसकी गहराई है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है,
सागर इसे चूँकि कैस्पियन सागर के नाम से है, लेकिन यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो और इसके बाद आएगा तो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी ये झील भी है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेक है। और चूँकि इस यह जो झील है वो उत्तर से आने वाली जो नदियां हैं, उत्तर से आने वाली जो नदियां हैं तो इनके द्वारा, यानी कि नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा इसे 3 सागरों से जोड़ा गया है। तो जो यूराल नाम की नदी है इससे जाकर के जो व्हाइट सागर है उससे जोड़ दिया गया है, यानी कि इसे श्वेत सागर से जोड़ा गया है, काला सागर से जोड़ा गया है। और जो आगे जो बाल्टिक सी है इसे बाल्टिक सागर, इन 3 सागरों से इसे जोड़ा गया है, परिवहन मार्ग विकसित कर लिया गया है। तो ये 3 सागरों से चूँकि ये कैस्पियन सागर आपस में नदियों और नहरों के द्वारा जुड़ा हुआ है। और चूँकि इस क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है, जो कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है, ये खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल हुआ, और जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस के लिए यह क्षेत्र यह जलीय भाग विश्व में अधिक प्रसिद्ध है। इसी कारण से यहाँ पर सागर से होकर के बहुत सारी गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन यहाँ से यानी कि निकाली गई हैं। और इस क्षेत्र में चूँकि चुनौती वर्तमान में ये है कि आतंकवाद, पर्यावरणीय ह्रास और मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र में ये प्रमुख इस क्षेत्र की चुनौतियां हैं। तो आतंकवाद वाला क्षेत्र यानी कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र लगा हुआ है। और चूँकि आतंकवाद का तो है ही, और यहाँ पर चूँकि मानवीय हस्तक्षेप अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में पर्यावरणीय ह्रास भी हुआ है। तो पर्यावरणीय ह्रास भी हुआ है, साथ साथ में मादक पदार्थों का तस्करी वाला ये क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। तो ये इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं वर्तमान में, जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब जो दूर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो जो 5 देश हैं, इन 5 देशों के बीच में एक अक्ताऊ नाम का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। ये जो 5 देश, आपको जो किरात नाम के देश हैं, यहाँ पर एक समझौता हुआ था इन देशों के बीच में। तो जो अक्ताऊ नाम का शहर है, यहीं पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में तय हुआ था कि 15 नॉटिकल मील तक जिस देश का समुद्र तटीय क्षेत्र लग रहा होगा, वहाँ तक वो खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है। और इसके अलावा 25 जो नॉटिकल मील है, इतनी दूरी तक वो मत्स्य यानी कि मछली पकड़ने का कार्य कर सकता है। तो ये तय हो गया था किसमें, जो अक्ताऊ शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें चूँकि ये समझौता हो गया था, 5 देशों के बीच में समझौता हुआ था। तो ये अक्ताऊ शिखर सम्मेलन है। तो चूँकि वर्तमान में समस्या ये बन रही है कि जैसे विश्व की जो प्राकृतिक जो संपदा थी, वो अरल सागर था, वो 1960 से लेकर के वर्तमान तक 90% वो पूरा यानी कि समाप्त हो चुका है, स्थलीय भाग में परिवर्तित हो चुका है। 10% भाग ही बचा है। इतना अत्यधिक पर्यावरणीय सबसे बड़ा ह्रास अरल सागर का हुआ है। वैसे ही यह सागर, चूँकि इस सागर के जस्ट यहाँ इस क्षेत्र में अरल सागर लगा हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है आगे, ये अरल सागर वाला क्षेत्र है, ये अरल सागर वाला क्षेत्र है। तो अरल सागर वाला जो क्षेत्र है, जो मानवीय हस्तक्षेप होने के कारण यह चूँकि सूख गया है, तो जैसे अरल सागर की स्थिति बन गई है, वैसे संभावना ये बताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कहीं ऐसा यदि जो मानवीय हस्तक्षेप यहाँ से समाप्त नहीं किया गया, तो जैसे अरल सागर सूख गया है, ऐसे हो भी सकता है कि आगे ये कैस्पियन सागर भी सूख सकता है। तो पर्यावरणीय मानवीय हस्तक्षेप होने के कारण पर्यावरणीय ह्रास अधिक हुआ है। तो इसको चूँकि इसका जो जल स्तर है, वो यानी कि नीचे जा रहा है, इसका जल स्तर जो है इसका वो यानी कि नीचे जा रहा है। और नीचे जाने के कारण साथ में ये यानी कि सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है ये वाला क्षेत्र। और ये कहा गया है कि यदि
मानवीय हस्तक्षेप को नहीं रोका गया तो 21वीं सदी पूर्ण होते ही 18 मीटर इसका जल स्तर नीचे जा सकता है और सिकुड़ने की जो स्थिति होगी वो लगभग 34% भाग इसका सिकुड़ सकता है 21वीं सदी के पूर्ण होते ही। तो ये चूँकि यहाँ पर ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं और जिसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जलस्तर नीचे जा रहा है और इसका सिकुड़ना हो रहा है, तो एक क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ऐसा यहाँ पर ये चूँकि प्रक्रिया घटित हो रही है तो इसका जलस्तर यानी कि नीचे जा रहा है और इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आ रही है, यानी कि यह क्षेत्र जो जलीय भाग है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है इसका क्षेत्रफल धीमे धीमे करके घटता जा रहा है। और चूँकि यह है विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, रूस में है। बैकाल झील के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है, यानी कि बैकाल झील के बाद यानी कि विश्व की दूसरी गहरी झील भी है ये। तो जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर वाले क्षेत्र में डिप्रेशन हुआ है यानी कि धंसा हुआ है, ये डिप्रेशन वाला क्षेत्र है और यहाँ पर डिप्रेशन हुआ है यानी कि ये गहरा वाला क्षेत्र है जहाँ पर यूराल नदी और वोल्गा नाम की नदी इस क्षेत्र में आकर गिरती हैं, ये डिप्रेशन वाला क्षेत्र है। तो जो प्रमुख फैक्ट थे जो कैस्पियन सागर के बारे में, ये चूँकि वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसी स्थिति बन रही है, तो चूँकि विश्व स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए। जहाँ भी शिखर सम्मेलन ऐसे होते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन होते हैं, तो ऐसे जो प्राकृतिक दृश्य जो यानी कि सूख भी रहे हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे प्राकृतिक दृश्यों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, तभी कोई शिखर सम्मेलन या कोई वार्ता विश्व स्तर पर यानी कि ठीक तरीके से लागू होगी। तो ये चूँकि विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर है, ये जो आपको डायग्राम चूँकि आपको दिया गया है, इसी के आगे जा कर के जो और भी डायग्राम होंगे वो आगे आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।